हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं। तो आपका स्वागत है मेरे प्यारे इस चैनल में जिसका नाम है क्रैक केमिस्ट्री। सॉल्यूशन चैप्टर का टोटल लेक्चर आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। आप उसको इजीली देख सकते हैं। आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले जिसका नाम है वेंट ऑफ फैक्टर। इट इज डिनोटेड बाय आई। वेंट ऑफ नाम है केमिस्ट का जो 1886 में कुछ फैक्टर दिए थे। फैक्टर क्यों दिए? ये फैक्टर इसलिए दिए हैं क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था उस समय। उसको कंप्लीट किए हैं कौन? वेंट ऑफ फैक्टर। तो अब वेंट ऑफ फैक्टर आया क्यों? इसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्या रिलेशन है? आखिरकार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बाद ही क्यों आ रहा है, पहले क्यों नहीं आया? तो चलिए अब हम लोग पहले थोड़ा सा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को समराइज कर लेते हैं, उसके बाद वेंट ऑफ फैक्टर पे द्वारा पहुंचेंगे। टेन 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 आगे समझते हैं। ध्यान दीजिए, तो हम लोग पढ़े थे कि सॉल्यूशन का वैसा प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रहे हैं। सॉल्यूशन के इस प्रॉपर्टी को बोल रहे थे हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कंफर्म? जितना ज्यादा सॉलिड का पार्टिकल्स होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू उतना ज्यादा होगा। जितना कम सॉलिड का पार्टिकल होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू उतना कम होगा। इट मीन्स वेपर प्रेशर वाले कॉन्सेप्ट से अगर निकालना है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, तो जितना ज्यादा सॉलिड का पार्टिकल्स होगा डेल्टा पी का वैल्यू उतना ज्यादा होगा, डेल्टा टीबी का वैल्यू उतना ज्यादा होगा, डेल्टा टीएफ का वैल्यू उतना ज्यादा होगा, पाई का वैल्यू उतना ज्यादा होगा। जितना सॉलिड का पार्टिकल्स कम होगा तो ये सब का वैल्यू भी कम होगा। कंफर्म? और जो वैल्यू आप इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कीजिएगा उसको बोलना है कैलकुलेटेड वैल्यू। कौन सा वैल्यू? कैलकुलेटेड वैल्यू। क्लियर है? अब समझते हैं। और आप लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में पढ़े थे, याद होगा आप लोग को, कि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का यूज कर रहे थे हम लोग सॉल्वेंट में। क्लियर? तो नॉन वोलाटाइल बोलिए, और इसी को हम लोग बोले थे नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर? तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट का यूज किए थे हम लोग सॉल्वेंट में, और उसके बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू इस फॉर्मूला से निकाले थे। दीज वैल्यूज आर कॉल्ड कैलकुलेटेड वैल्यू। कंफर्म? बट ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, अगर हम लोग सॉल्यूट का नेचर थोड़ा चेंज करते हैं, मान लीजिए यहां डाल देते हैं एसिड यानी इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, जैसे यहां पे डाल देते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर? जैसे एसिड, बेस एंड सॉल्ट, ये सब अगर डाल देते हैं हम लोग, तब क्या होता है कि जो कैलकुलेटेड वैल्यू होता है, जो कैलकुलेटेड वैल्यू होगा और जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू होगा, ऑब्जर्व्ड वैल्यू यानी एक्सपेरिमेंटली जो ऑब्जर्व किया जाएगा, यानी इस फॉर्मूला से इलेक्ट्रोलाइट डाल करके जो वैल्यू निकाला जाएगा कैलकुलेटेड वैल्यू, और एक्सपेरिमेंटली हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो उस वैल्यू को बोलेंगे ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ये दोनों वैल्यू एक दूसरे से डिफर हो जाता है। हो सके ऑब्जर्व वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू से कम भी आ सकता है, हो सके ऑब्जर्व वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू से ज्यादा भी आ सकता है। आ रहा है बात समझ में? तो सर ऐसा काहे हो जा रहा है? तो ऐसा इसलिए हो जा रहा है क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट जब सॉल्वेंट में जाता है, बेसिकली पानी में जाता है, तो वो उसका पार्टिकल्स पानी में जाके बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। हा? पानी में जाके बढ़ सकता है, घट सकता है। ऐसा कैसे हो जाएगा सर? तो पानी में जाने के बाद डिसोसिएट हो सकता है, तो डिसोसिएट हो सकता है तो एक मोल पार्टिकल जाएगा, 2 मोल बन सकता है। आयंस में कन्वर्ट होने के बाद एसोसिएट हो जाएगा यानी पार्टिकल्स जमा हो जाएगा, न्यू पार्टिकल्स का फॉर्मेशन करेगा। ये हो सकता है। तो थोड़ा दिमाग लगाइए। अगर पार्टिकल्स जाए, जैसे NaCl, भाई डिसोसिएट वाला केस, NaCl पानी में गया NaCl। अब NaCl गया पानी में, तो इसका 1 मोल है, पानी में जैसे ही जाएगा तो ये टूट जाएगा, Na+ एक्वस
Cl माइनस एक्वस, इसका भी 1 मोल बनेगा, इसका भी 1 मोल बनेगा। हाँ, ये बात है कि NaCl का 1 मोल मॉलिक्यूल्स जाके अंदर में टूट करके Na प्लस का 1 मोल बनाएगा और Cl माइनस का 1 मोल बनाएगा, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएगा। तब ये फॉर्मूला से जो निकालिएगा वैल्यू, कैलकुलेटेड वैल्यू डिफर हो जाएगा किससे? ऑब्जर्व वैल्यू से। कंफर्म आ रहा है बात समझ में? तब ये सब प्रॉब्लम जो हुआ कि पार्टिकल्स अंदर जाने के बाद पानी में डिसोसिएट हो जाएगा, एसोसिएट हो जाएगा, ये नेचर को देखते हुए, यानी इलेक्ट्रोलाइट के केस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू, कैलकुलेटेड वैल्यू इस फॉर्मूला से जो निकालिएगा और ऑब्जर्व वैल्यू जो एक्सपेरिमेंटली निकालेंगे, दोनों अलग हो जा रहा था। तब वहां से जन्म हुआ किसका? वेंट का। वेंट ने बोला अरे मैं हूं ना, टेंशन का को लेने का। क्लियर यहां तक? तब वेंट क्या किए, ये सब फॉर्मूला को मॉडिफाइड किए, मॉडिफाइड करके न्यू फॉर्मूला कन्वर्ट किए, न्यू फॉर्मूला लाए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन के लिए। तो कैसे कैसे न्यू फॉर्मूला लाया गया उसको समझ लेना है। कंफर्म? तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग कि वेंट ऑफ फैक्टर किए क्या चाहिए, फॉर्मूला क्या दिए। तो इनका फॉर्मूला था I इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब जमा हो जाना है, दो पार्टिकल से एक पार्टिकल का बनना। डिसोसिएशन मतलब, एसोसिएशन का मतलब 2 मोल से 1 मोल बनना, और डिसोसिएशन का मतलब 1 मोल से 2 मोल बन जाना, ये 3 मोल बन जाना, ऐसा होगा। उसके बाद द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि सॉल्यूट को डाली, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट को, इसमें नॉन इलेक्ट्रोलाइट नहीं डालना है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए समझ में ये रहा ही सब था, इसमें नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैलकुलेटेड वैल्यू, ऑब्जर्व्ड वैल्यू सेम आएगा, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैलकुलेटेड वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वैल्यू दोनों क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। हो सके ऑब्जर्व्ड वैल्यू कम भी आ सकता है कैलकुलेटेड से, हो सके ऑब्जर्व्ड वैल्यू ज्यादा भी आ सकता है कैलकुलेटेड से। क्लियर? तो अब बात रहा है फॉर डिसोसिएशन के लिए। फॉर डिसोसिएशन जैसे NaCl का 1 मोल लिए, यहां लिख देते हैं, तो NaCl का 1 मोल लिए, पानी में गया और ये बन गया Na प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस। ये 1 मोल से ये 1 मोल और ये 1 मोल, डिसोसिएशन हुआ। तो इस फॉर्मूला में पुट कीजिए I इक्वल टू आफ्टर डिसोसिएशन, तो आफ्टर डिसोसिएशन कितना मोल हुआ? 2 मोल। बिफोर डिसोसिएशन तो 1 मोल, कैंसल आउट, तो I इक्वल टू क्या आ गया? 2। यही निकला। यानी इससे पता चला कि कैलकुलेटेड वैल्यू जो है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो है, कैलकुलेटेड वैल्यू जो है, जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, दोनों डिफर होगा। तो इसके इससे एक और फॉर्मूला बन सकता है। NaCl के अलावा और भी इलेक्ट्रोलाइट देख सकते हैं आप, ऐसा नहीं सोचना है कि सही आसान था, इसको देखिए एग्जांपल और भी देखिए। और एग्जांपल जैसे हो गया Al2SO4 का होल क्यूब, पानी में जाओ, आग लगाओ, 100% टूट रहा है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट तो जानते ही आप लोग हैं, सॉल्ट ऐसे भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो 2Al प्लस 3 प्लस एक्वस 3SO4 2 माइनस एक्वस, यानी कि 1 मोल था तो I इक्वल टू 5 मोल बन गया, 5/1।
आई का वैल्यू 5। कंफर्म है यहाँ तक? आ रहा है बात समझ में? 100% टूट रहा है। हाँ, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे भी होते हैं जो मैक्सिमम 5% टूटते हैं, लेकिन टूटते तो हैं। क्लियर? तो उसके बारे में बात किया जाएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो स्ट्रॉन्ग। तो अब बात यहाँ पे ये रहा कि कैलकुलेटेड वैल्यू, ऑब्जर्व्ड वैल्यू। तो डिसोसिएशन के केस में आई का वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होगा। ये आपको दिख रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। तो डिसोसिएशन के केस में हमेशा आई का वैल्यू 1 से ज्यादा होगा। आ रहा है बात समझ में? यानी कि आई ग्रेटर देन 1, कहीं ऊपर बड़ा नंबर रहेगा, नीचे छोटा नंबर होगा। कंफर्म है यहाँ तक? आ रहा है बात समझ में? तो इससे एक नया फॉर्मूला आ सकता है, यानी कि ऑब्जर्व्ड वैल्यू, पार्टिकल्स बढ़ जा रहा है ना, 1 मोल से 2 मोल हो जा रहा है, तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। और कैलकुलेटेड वैल्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बाय कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये फॉर्मूला एसोसिएशन के लिए भी है और डिसोसिएशन के लिए भी है। आ रहा है बात समझ में? यानी ऑब्जर्व्ड वैल्यू डिसोसिएशन के केस में हमेशा बड़ा होगा और कैलकुलेटेड वैल्यू डिसोसिएशन के केस में हमेशा छोटा होगा। कंफर्म है यहाँ तक? इसलिए हम बोल रहे हैं कि आई हमेशा 1 से बड़ा होगा। क्लियर? चलिए अब थोड़ा समझते हैं हम लोग किसके बारे में, तो एसोसिएशन के केस के बारे में। तो कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे होते हैं, जनरली ऑर्गेनिक एसिड, जो पानी में जाकर के जुड़ जाते हैं और पानी में जाकर जुड़ने के बाद नया मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जैसे एसिटिक एसिड CH3COOH, इसको डाल देंगे पानी में, तो ये इसका 2 मोल से इसके नीवालेंट CH3COOH ये 1 मोल पार्टिकल्स बनाता है और डिमराइजेशन होता है इसमें, यानी 2 पार्टिकल कनेक्ट होता है हाइड्रोजन बॉन्ड से, और हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्ट होने के बाद एक पार्टिकल का फॉर्मेशन करता है। यानी आई इक्वल टू आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, तो एसोसिएशन होने के बाद 1 मोल बाय बिफोर एसोसिएशन तो 2 मोल, तो आई का वैल्यू कितना जाएगा? 0.5, यानी कि आई का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा आएगा एसोसिएशन के केस में। क्लियर है? आ रहा है बात समझ में? हमेशा आई का वैल्यू 1 से छोटा आएगा एसोसिएशन केस में। क्यों आएगा छोटा? क्योंकि पार्टिकल्स जुड़ जा रहा है, यानी ऊपर कम वैल्यू, नीचे ज्यादा वैल्यू। आफ्टर बिफोर देखिए, और डिसोसिएशन केस में आई का वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा आएगा। हाँ, इसी में आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देख सकते हैं, ऑब्जर्व्ड वाला और कैलकुलेटेड वाला। तो हम लोग को कैलकुलेट किए 2 पार्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से या 2 मोल्स पार्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ऑब्जर्व होगा 1 मोल पार्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर्मूला तो वही रहेगा। फॉर्मूला क्या रहेगा? यानी कि आई इक्वल टू ऑब्जर्व्ड वैल्यू बाय कैलकुलेटेड वैल्यू। कंफर्म? तो ऑब्जर्व वैल्यू कितना मोल पार्टिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे हम लोग, तो ऑब्जर्व वैल्यू देखे हम लोग 1 मोल पार्टिकल के व्यू से, और कैलकुलेटेड वैल्यू 2 मोल पार्टिकल के व्यू से, तो आई का वैल्यू क्या आएगा? 0.5, यानी आई लेस देन 1। कंफर्म है यहाँ तक? आ रहा है बात समझ में? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यानी एसोसिएशन केस में पार्टिकल्स घट जाता है और डिसोसिएशन केस में पार्टिकल्स बढ़ जाता है। पार्टिकल्स घटेगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू घटेगा। कौन वैल्यू? कैलकुलेटेड वैल्यू। पार्टिकल्स बढ़ेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का कौन वैल्यू बढ़ेगा? ऑब्जर्व्ड वैल्यू।
क्लियर? और बस तो ऑब्जर्व वैल्यू डिसोसिएशन केस में बढ़ जाता है एज कंपेयर टू कैलकुलेटेड, ऑब्जर्व वैल्यू डिसोसिएशन केस में घट जाता है एज कंपेयर टू कैलकुलेटेड। क्लियर? और जब कोई मटेरियल का मास या पार्टिकल्स बढ़ेगा तो मास ही बढ़ेगा। जब कोई मटेरियल का मास, सुना रहा है बात, अब पार्टिकल घटेगा तो मास भी घटेगा। ऐसा सोच रहे क्या? ना, ऐसा नहीं होगा। पार्टिकल बढ़ेगा तो मास घट जाता है और पार्टिकल्स घटेगा तो मास बढ़ जाता है। इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा कर लेंगे। अब नॉर्मल मोलर मास, अभी इसको नहीं देखना है, चलिए बाद में देखेंगे। अब इसके बाद क्या बात रहा, तो अब इसके बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ का जो फॉर्मूला है उसको मॉडिफाइड किया गया और वेंट क्या किए इसके लिए, तो सब जगह आई को यहाँ पर पुट किए, यहाँ भी आई दे दिए, यहाँ भी आई दे दिए, यहाँ भी आई दे दिए और यहाँ भी आई दे दिए। यानी अब जो फॉर्मूला आपका आया है, ये फॉर्मूला नॉन वोलाटाइल के लिए भी है और वोलाटाइल के लिए भी है, सॉरी नॉन वोलाटाइल के लिए है, और ये फॉर्मूला नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी है और इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी है। आ रहा है बात समझ में? कंफर्म है? ये मॉडिफाइड किए वेंट। तो मॉडिफिकेशन का आइडिया कहाँ से मिला? क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का कैलकुलेटेड वैल्यू किससे हम लोग पास शुरू में ला रहे थे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट से, सॉल्यूट। लेकिन बाद में किससे ला रहे हैं हम लोग? तो इलेक्ट्रोलाइट से। क्लियर? यानी पार्टिकल्स अलग अलग होते हैं, ये पता था किनको? वेंट को। यानी कंपाउंड्स अलग अलग होते हैं, किसको पता था? वेंट को। इसलिए वेंट इस फॉर्मूला को मॉडिफाइड किए। चलिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ना है तो मेरा लेक्चर आप आगे देखिएगा, उसके लिए नया वीडियो आएगा।